जय हिंद दोस्तों, राखी करना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको दिल्ली हाई कोर्ट का एक जजमेंट समझाऊंगा, एक ऑर्डर समझाऊंगा। जैसा आपको पता है, पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने फाइनेंस बिल पास किया लोकसभा में वित्त विधेयक को लेके। उसके बाद भारत सरकार ने फाइनेंस एक्ट 2025 का गैजेट नोटिफिकेशन निकाला, जिसमें पेंशन रूल्स के बारे में लिखा गया था या फिर पेंशन के वैलिडेशन के बारे में लिखा गया था। जैसे ही भारत सरकार ने गैजेट नोटिफिकेशन निकाला फाइनेंस एक्ट 2025 का, उसके बाद कई संगठन सक्रिय हो गए, एक्टिव हो गए। उन्होंने डायरेक्ट अपील डाली दिल्ली हाई कोर्ट में। जी हां दोस्तों, जो फाइनेंस एक्ट 2025 पास करा गया उसके अगेंस्ट अपील डाली कि भैया ये फाइनेंस एक्ट 2025 है क्या, क्या इसका प्रभाव 8वें वेतन आयोग पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, या फिर भारत सरकार कुछ रूल चेंज करना चाह रही है पेंशन के या फिर सीसीएस पेंशन रूल के। तो दोस्तों कुछ संगठन थे जिसमें कि कुछ पिटिशनर्स भी थे, कुछ याचिकाकर्ता थे, जिन्होंने डायरेक्ट अपील डाली दिल्ली हाई कोर्ट में फाइनेंस एक्ट 2025 के बारे में जानने के लिए। तो दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट के जो जज हैं उन्होंने एक ऑर्डर पास किया, एक जजमेंट दिया, वो मैं आपको समझाऊंगा कि जो दिल्ली हाई कोर्ट के जज हैं उन्होंने क्या कहा फाइनेंस एक्ट 2025 के बारे में। तो दोस्तों ये जजमेंट आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस जजमेंट से हमें पता लगेगा कि वाकई में भारत सरकार ने फाइनेंस एक्ट 2025 क्यों निकाला। क्या वो पेंशन में कुछ संशोधन करना चाह रही है या फिर पेंशन का वैलिडेशन बता रही है। सारी चीज दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा इस जजमेंट के अनुसार। दिल्ली हाई कोर्ट का ये जजमेंट है। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, सही जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। फाइनेंस बिल तो बहुत पहले ही पास हो गया था और जो नोटिफिकेशन आया था भारत सरकार का, जो गैजेट नोटिफिकेशन आया था वो भी बहुत पहले का है। लेकिन दोस्तों ये जजमेंट अभी का है, 8 अप्रैल 2025 का ये जजमेंट है दिल्ली हाई कोर्ट का। दोस्तों ये है पूरा जजमेंट दिल्ली हाई कोर्ट का। इसमें पिटिशनर हैं रणवीर सिंह जी और भारत सरकार की तरफ से जो जवाब देने वाले हैं वी श्रीनिवास, ये भी सेक्रेटरी हैं डीओपीपीडब्ल्यू के। फिर दोस्तों एक और यहाँ पे पिटिशनर है उषा आहूजा जी, और फिर दोस्तों एक और यहाँ पे पिटिशनर है ऑल इंडिया S30 पेंशनर एसोसिएशन। जी हाँ दोस्तों, कुछ एसोसिएशन है और कुछ पिटिशनर है अलग। उन्होंने दोस्तों ये अपील डाली है दिल्ली हाई कोर्ट में कि भैया ये जो निकाला गया है गैजेट नोटिफिकेशन फाइनेंस एक्ट, ये एक्चुअल है क्या। फिर दोस्तों इन सब का जवाब देने के लिए यहाँ पे है श्री वी श्रीनिवास, सेक्रेटरी है दोस्तों ये भारत सरकार के। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों सारी चीज दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा कि दिल्ली हाई कोर्ट का जो ये जजमेंट है इसमें लिखा क्या है। और दोस्तों ये जवाब दिया है दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज हैं ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अनीश दयाल जी। ये दिल्ली हाई कोर्ट के जज हैं जिन्होंने दोस्तों बताया है कि वाकई में ये फाइनेंस एक्ट एक्चुअली में है क्या। जैसे मैंने आपको बताया ये ऑर्डर आया है 8 अप्रैल 2025 को। जी हाँ दोस्तों, पूरा जजमेंट ये मैं आपको हिंदी में समझाता हूं ताकि आप एक एक लाइन अच्छे से समझ सके। चलते हैं दोस्तों पूरा जजमेंट हिंदी में समझते हैं। अब दोस्तों इस जजमेंट को समझते हैं। क्या लिखा है पहले पॉइंट में, इन मामलों में कोर्ट द्वारा पारित आदेशों की जानबूझकर अवज्ञा का आरोप लगाया गया। जी हां दोस्तों, कोर्ट ने इससे पहले कई डिसीजन दिए कि 2006 से पहले के जो पेंशनर हैं उनकी पेंशन को सही तरीके से रिवाइज करा जाए, पेंशनर की जो प्रॉब्लम है पेंशन पे उसको दूर किया जाए। कोर्ट ने यह बात कबूली थी अपने जजमेंट में, लेकिन उसके बाद भी पेंशनर की पेंशन में डिफरेंस क्रिएट करा गया और अभी भी पेंशनर की पेंशन में डिफरेंस है। सबसे पहले दोस्तों कोर्ट ने यही बताया। फिर आगे क्या लिखा है, कोर्ट ने निर्देश दिया था कि 2006 से पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन 2006 से पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों की संशोधित पेंशन के बराबर संशोधित किया गया। जी हाँ दोस्तों, यानी 2006 से पहले के जो पेंशनर हैं उनकी पेंशन को सही तरीके से संशोधित किया जाए, सही तरीके से रिवाइज करा जाए। लेकिन कई बार भारत सरकार कोर्ट का आदेश भी सही तरीके से नहीं मानती। तो दोस्तों बाद में भारत संघ के एएसजी उपस्थित होते हैं कोर्ट में और अपनी बात रखते हैं। अब इन्होंने क्या बताया, जो भारत संघ के एएसजी हैं
इस बीच वित्त अधिनियम 2025 पारित कर दिया गया। जी हां दोस्तों, भारत सरकार की तरफ से वित्त अधिनियम फाइनेंस एक्ट 2025 को पारित करा गया, संसद द्वारा पारित किया जाएगा। जैसा आपको पता है, लोकसभा में वित्त मंत्री जी ने पहले बिल पास किया, फिर 29 मार्च 2025 को राजपत्र अधिसूचना द्वारा अधिसूचित किया गया। जैसा आपको पता है, फिर गैजेट नोटिफिकेशन आया भारत सरकार का फाइनेंस एक्ट पर। दोस्तों ये बता रहे हैं कि किस तरीके से फाइनेंस एक्ट पास किया गया और किस तरीके से गैजेट नोटिफिकेशन निकाला गया। फिर आगे क्या लिखा है, उक्त अधिनियम के भाग 4 में, यानी जो गैजेट नोटिफिकेशन है उसके भाग 4 में क्या लिखा था, केंद्रीय सिविल सेवाओं के वैधीकरण का प्रावधान है। जी हां दोस्तों, यानी भारत सरकार वैलिडेशन रूल स्थापित कर रही है, यानी जो रूल्स चल रहे हैं सीसीएस पेंशन रूल, उनका वैलिडेशन कर रही है, उनको सत्यापित कर रही है। फिर आगे क्या लिखा है, पेंशन देयताओं पर व्यय करने के लिए नियम और सिद्धांत। जी हां दोस्तों, किस तरीके से पेंशन दी जाएगी उसके भी यहां पे नियम है, कुछ रूल्स हैं। जी हां दोस्तों, जो वैलिडेट होते हैं, जो सत्यापित होते हैं। फिर आगे क्या लिखा है, भारत की संचित निधि प्रासंगिक भाग निम्न अनुसार है। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों यहां पे भारत सरकार की कुछ पावर्स दिखाई हैं कि भारत सरकार किस तरीके से अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकती है। जी हां दोस्तों, जो पेंशन के रूल है किस तरीके से उसका वैलिडेशन कर सकती है। अब दोस्तों यहां पे क्या लिखा है, केंद्र सरकार की शक्तियां और अधिकार, केंद्र सरकार के पास कौन कौन सी पावर है और उस पावर का वो इस्तेमाल कैसे करती है। सबसे पहला लिखा है, पेंशन नियमों के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना। जी हां दोस्तों, जो पेंशन नियम है उनके उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसमें कोई छेड़छाड़ करे बिना केंद्रीय सरकार को सामान्य सिद्धांत के रूप में पेंशन भोगियों के बीच विभेद स्थापित करने का अधिकार होगा। जी हां दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, केंद्र सरकार ने पहले भी कहा है कि पेंशन भोगियों के बीच अंतर स्थापित हो सकता है, डिफरेंस क्रिएट हो सकता है। फिर आगे क्या लिखा है, केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए जो सीसीएस पेंशन रूल है उसकी जो गाइडलाइन है उसको ध्यान में रखते हुए ऐसे मानदंडों, सिद्धांतों और पद्धति के अधीन रहते हुए जो केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएं, निम्नलिखित के बीच भेद किया जा सकेगा या फिर बनाए रखा जा सकेगा। जी हां दोस्तों, कहीं ना कहीं सरकार के पास ये पावर है कि आपके बीच वो अंतर स्थापित कर सकती है, गैप उत्पन्न कर सकती है। ये सरकार के पास पावर है और वो भी कानूनी तौर पर। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। दोस्तों जो भारत सरकार ने फाइनेंस एक्ट निकाला उसके बारे में यहां पे बताया जा रहा है। फिर आगे का लिखा है, पेंशन भोगियों के लिए जो केंद्रीय वेतन आयोग की स्वीकृत सिफारिशों से उत्पन्न हो सकते हैं और विशेष रूप से पेंशन भोगी की सेवानिवृत्ति की तारीख या स्वीकृत की गई प्रक्रिया के संचालन की तिथि वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार। जी हां दोस्तों, यानी पेंशन भोगियों की जो सेवानिवृत्ति की तारीख है, रिटायरमेंट का जो ईयर है, उसके आधार पर यहां पे डिफरेंस क्रिएट हो सकता है। ऐसा भारत सरकार कर सकती है रूल के मुताबिक। फिर आगे क्या लिखा है, केंद्र सरकार समय समय पर आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने के संबंध में ऐसे मानदंड, सिद्धांत और पद्धति निर्धारित कर सकेगी। जी हां दोस्तों, यानी जो पे कमीशन की सिफारिश है वो कहीं ना कहीं भारत सरकार एडॉप्ट करती है। जैसे कि अभी 8वां वेतन आयोग लागू होगा तो पे कमीशन बैठेगा, पे कमीशन अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा, तो भारत सरकार उस रिपोर्ट को देखेगी और जो चीजें उसे लगेंगी वो उसे एक्सेप्ट करेगी। फिर आगे का लिखा है, केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के संबंध में अन्य बातों के अलावा पेंशन भोगियों के बीच भेद जो ऐसी सिफारिशों के स्वीकार किए जाने से उत्पन्न हो सकता है तथा विशेष रूप से पेंशन दावे और देयता शामिल है। जी हां दोस्तों, इन्होंने बताया केंद्रीय वेतन आयोग की जो सिफारिशें हैं उसके संबंध में पेंशन भोगियों के बीच अंतर स्थापित किया जा सकता है, जो भेदभाव है वो उत्पन्न किया जा सकता है और अभी भी भेदभाव उत्पन्न है, अभी भी अंतर है पेंशनर की पेंशन में। जैसा कि 2006 से जो पहले आए हैं उनको एमएससीपी नहीं मिल रही, उनकी पेंशन कहीं ना कहीं अलग है। 2006 के जो बाद आए हैं उनकी पेंशन अलग है। जैसे कि पीएमआर को यूआरओपी नहीं दी जा रही, जैसे कि 7सीपीसी में जेसीओस की पेंशन कम हो गई और जो अभी आ रहे हैं पेंशनर उनकी भी पेंशन कम हो रही है। जो पहले के जेसीओज हैं जिन्होंने यूआरओपी 1 ली उनकी पेंशन ज्यादा है, जो अभी आ रहे हैं जेसीओज उनकी पेंशन कम है। यानी पेंशन में कहीं ना कहीं डिफरेंस है। पेंशनर अलग अलग रिटायरमेंट के टाइम पर रिटायर हुए अलग अलग ईयर में, तब भी उनकी पेंशन में डिफरेंस क्रिएट हुआ है। ऐसा भारत सरकार बताती है
कि पेंशन में डिफरेंस क्रिएट हो सकता है, अलग अलग पेंशन हो सकती है अलग अलग पेंशनर की, उनकी डेट ऑफ रिटायरमेंट को ध्यान में रखते हुए। फिर आगे का लिखा है, किसी विशेष केंद्रीय वेतन आयोग की स्वीकृत सिफारिशों के अनुसार पेंशन संशोधन के मानदंड, सिद्धांत और पद्धति केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित तारीख से प्रभावी होंगे। यानी केंद्र सरकार के जो पेंशनर्स हैं, उनकी जो रिटायरमेंट एज है, रिटायरमेंट जो उनका ईयर है, उसको ध्यान में रखते हुए पेंशनर की पेंशन में अंतर स्थापित किया जा सकता है। फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है, स्वीकृत सिफारिश किसी पूर्व तिथि से प्रभावी नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, जो सिफारिशें हैं वो किसी पुरानी तिथि से लागू नहीं होगी, जो नई तिथि होगी, जो नई डेट होगी, उससे वो लागू होगी। फिर आगे क्या लिखा है, विधि मान्यकरण किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिग्री या आदेश में किसी विपरीत बात के होते हुए भी तथा पेंशन नियमों में किसी बात के होते हुए भी कुछ चीजें यहां पे स्पष्ट करी गई हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि केंद्रीय सरकार को अपने पेंशन भोगियों को वर्गीकृत करने का प्राधिकार है, यानी अंतर स्थापित करने का यहां पे अधिकार है, और सदैव ऐसा माना जाएगा कि उसे यह प्राधिकार रहा है तथा वह इस भाग के अधीन केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए जैसे समीचीन समझे पेंशन भोगियों के बीच विभेद सृजित कर सकती है या बनाए रख सकती है। जो अभी आपके बीच में पेंशन में डिफरेंस है वो आगे कंटिन्यू भी हो सकता है, जैसे कि 2006 से पहले वालों को जो एमएससीपी नहीं मिल रही वो आगे चलकर नहीं मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसा बताया जा रहा है कि जो डिफरेंस है जो अभी चल रहा है वो आगे कंटिन्यू हो सकता है, आगे वो कंटिन्यू रहेगा। फिर आगे का लिखा है, यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पेंशन भोगियों की सेवानिवृत्ति की तारीख पेंशन पात्रता के संबंध में भेदभाव और वर्गीकरण का आधार होगी। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने यह भी बताया कि पेंशन भोगियों की सेवानिवृत्ति की जो तारीख है, जिस डेट को वो रिटायर हुए हैं, उसकी तारीख पेंशन पात्रता के संबंध में भेदभाव और वर्गीकरण का आधार होगी, और उसके आधार पर ही पेंशन में डिफरेंस आता है। जैसे कि आपने देखा जो 2006 से पहले आए हैं वो रिटायर कभी भी हुए हों 99 में कभी भी, लेकिन पेंशन में डिफरेंस है। 2006 के जो बाद आए हैं, चाहे 2008 में, 2015 में, उनकी पेंशन भी अलग है। तो जो डिफरेंस है वो सेवानिवृत्ति की तारीख के आधार पर है। फिर दोस्तों आगे का लिखा है, यह भारत संघ और अन्य बनाम S30 पेंशनर के संदर्भ में है। जी हाँ दोस्तों, यानी जो S30 पेंशनर एसोसिएशन है, उन्होंने जो अपील करी थी अपनी पेंशन को लेके, उसके बारे में भी भारत सरकार ने यहां पर बताया। फिर दोस्तों यहां पे आगे का लिखा है, एसोसिएशन एवं अन्य एसएलपी सिविल इतना, जिसमें सुप्रीम कोर्ट न्यायालय ने इस भेद को मिटाते हुए एक निर्णय पारित किया था और आगे की कार्यवाही शुरू की इस आधार पर कि सरकार के पास ऐसी व्यवस्था करने का अधिकार नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कोर्ट ने भी दोस्तों पहले यह कहा था कि जो भारत सरकार है वो पेंशनर की पेंशन में डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगी, जो पेंशनर की पेंशन में अंतर स्थापित हो रहा है उसको दूर करेगी और सही तरीके से बिल्कुल सही पेंशन देगी। लेकिन तब भी भारत सरकार ने पेंशनर्स की पेंशन में डिफरेंस क्रिएट किया, अंतर स्थापित किया, और अभी भी पेंशनर की पेंशन में डिफरेंस क्रिएट है, वो अंतर अभी खत्म नहीं हुआ है। फिर दोस्तों आगे का लिखा है, केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों का भेद उनकी नियुक्ति की तिथि के आधार पर है। जी हाँ दोस्तों, जो पेंशन भोगियों की पेंशन में जो अंतर होता है वो कहीं ना कहीं डेट ऑफ अपॉइंटमेंट भी उसमें कहीं ना कहीं शामिल होती है, यानी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, डेट ऑफ प्रमोशन, डेट ऑफ इंक्रीमेंट और डेट ऑफ रिटायरमेंट, इन सब चीजों को देखा जाता है। और अगर बीच में कोई डिफरेंस क्रिएट हो रहा है तो उस हिसाब से आपकी पेंशन में डिफरेंस आता है। फिर आगे का लिखा है, इस संदर्भ में अधिनियम ने केंद्र सरकार के निर्णय को वैध ठहराया है। जी हाँ दोस्तों, यानी दोस्तों जो रूल है कोर्ट का, उसके अनुसार भारत सरकार का जो नियम है, यानी जो पेंशनर की पेंशन में डिफरेंस क्रिएट करा जा रहा है, उसे दोस्तों यहां पे सही बताया जा रहा है कि ऐसा हो सकता है। फिर आगे का लिखा है, अन्य बातों के साथ साथ धारा 150 में यह उल्लेख किया गया है कि केंद्र सरकार के पास प्राधिकारी और हमेशा यह माना जाएगा कि उनके पास अपने वर्गीकरण का प्राधिकार है। जी हाँ दोस्तों, वर्गीकरण माने कि जिस तरीके से वो अपने रूल स्थापित कर रही है, जिस तरीके से वो अलग अलग डिवाइड रूल स्थापित कर रही है पेंशनर की पेंशन के बीच में। फिर आगे का लिखा है, पेंशन भोगियों के बीच भेदभाव पैदा कर सकते हैं या फिर बनाए रख सकते हैं, केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करना उचित समझा गया आयोग। जी हाँ दोस्तों, यानी जो सिविल्स के रूल है उसमें पेंशनर की पेंशन में भेदभाव स्थापित हो सकते हैं, जो केंद्र सरकार है वो आपकी पेंशन में अंतर स्थापित कर सकती है। ये सब कानूनी तौर पे इन्होंने सही माना है।
फिर आगे का लिखा है, तदनुसार यह तर्क दिया गया है कि इस वैधीकरण अधिनियम के आधार पर केंद्र सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह इस श्रेणियों में अंतर को पहचाने। जी हाँ दोस्तों, सरकार के पास यह अधिकार स्थापित करने का मौका दिया है कि किस तरीके से जो पेंशन में डिफरेंस है, किस तरीके से आपको अंतर स्थापित करना है, वो भी केंद्र सरकार इन बातों का ध्यान रखे। इसलिए एएसजी द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि मौजूदा परिस्थितियों के आलोक में कानून के अनुसार उच्च न्यायालय का 20 मार्च 2024 का आदेश अब मान्य नहीं है। जी हाँ दोस्तों, पहले कोर्ट का एक आदेश आया था 20 मार्च 2024 का, अब दोस्तों वो मान्य नहीं है और सरकार उक्त आदेश को लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है, इन परिस्थितियों के बावजूद इस मुद्दे पर विचार किया जाना चाहिए और परिणाम के संबंध में डिवीजन बेंच द्वारा विचार किया गया वित्त अधिनियम 2025 का इस कोर्ट के निर्णय पर जिसमें से गैर अनुपालन का आरोप लगाया है। जी हाँ दोस्तों, जो वित्त अधिनियम 2025 पास हुआ, इस पे कहीं ना कहीं संदेह किया जा रहा है कुछ संगठनों द्वारा कि ये वित्त अधिनियम यार ये फाइनेंस एक्ट ये सही है या नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इस पे ऑब्जेक्शन किया जा रहा है। फिर दोस्तों आगे का लिखा है, तदनुसार मामला 11 अक्टूबर 2014 को खंडपीठ के समक्ष रखा गया था 23 अप्रैल 2025 तक माननीय मुख्य न्यायाधीश के आदेश के अधीन। जी हाँ दोस्तों, यानी दोस्तों ये जो मामला है ये फिर से कहीं ना कहीं कोर्ट में लंबित है 23 अप्रैल 2025 की तिथि तक। फिर आगे क्या लिखा है, ये याचिका डिवीजन के निर्णय की प्रतीक्षा में लंबित रखी गई है। जी हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं दोस्तों ये याचिका कहीं ना कहीं अभी पेंडिंग में है जब तक कि डिवीजन का निर्णय नहीं आता। आदेश इस कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए। अब दोस्तों इस जजमेंट का निष्कर्ष क्या निकलता है, कंक्लूजन क्या निकलता है, ये मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले दोस्तों इस जजमेंट में 8वें वेतन आयोग के बारे में कोई बात नहीं लिखी कि 8वें वेतन आयोग का फायदा पुराने पेंशनर्स को नहीं मिलेगा, अलग अलग ट्रीटमेंट फैक्टर मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं कहा इस जजमेंट में। इन्होंने बताया कि जो पेंशनर की पेंशन में प्रॉब्लम है 2006 से जो पहले आए हैं उनकी पेंशन में जो प्रॉब्लम चल रही है उसको दूर किया जाए कोर्ट के निर्णयों के अनुसार। जो पहले कोर्ट के निर्णय आए हैं उनका पालन किया जाए भारत सरकार के द्वारा। फिर इन्होंने बताया कि भारत सरकार कुछ रूल्स अप्लाई कर सकती है, पेंशनर की जो पेंशन है उसमें अंतर स्थापित कर सकती है। जैसा कि अभी भी डिफरेंस है पेंशनर की पेंशन में, वो डिफरेंस आगे भी कंटिन्यू हो सकता है या फिर रहेगा। और दोस्तों वो भी सीसीएस पेंशन रूल के अंतर्गत, यानी जो अभी मौजूदा पॉलिसी है पेंशन की वो दोस्तों उसका सिर्फ सत्यापन किया है, सिर्फ वैलिडेशन किया है, रूल्स को चेंज करने की बात नहीं करी है। जी हाँ दोस्तों, इस आदेश में रूल्स को चेंज करने की बात बिल्कुल भी नहीं लिखी है, खाली बताया है कि भैया पेंशनर की पेंशन में डिफरेंस है और वो आगे कंटिन्यू रह सकता है। जो रूल्स हैं सिर्फ उसका वैलिडेशन किया है, ना कि संशोधन करने की बात करी। बस दोस्तों कोर्ट ने इसमें यह कहा है कि जो पेंशनर की पेंशन में प्रॉब्लम है, जो डिफरेंस है, उसको कहीं ना कहीं भारत सरकार खत्म कर सकती है। जो पेंशन में प्रॉब्लम आ रही है उसको खत्म करे। बाकी दोस्तों और कुछ नहीं है ज्यादा इस जजमेंट में, साफ सुथरा जजमेंट है। तो दोस्तों वीडियो को मैं ये खत्म करता हूं। तो दोस्तों आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसमें 8वें वेतन आयोग और फिटमेंट फैक्टर को लेकर कोई चर्चा नहीं है। दोस्तों आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।